स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को मोनो हैलोएल्केन के गुणों के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो तरह के गुण रखते हैं। पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। जो हमारे भौतिक गुण हैं उन गुणों को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हैलोएल्केन। इसका पहला भौतिक गुण यह होता है कि इसके जो हैं प्राथमिक सदस्य जो होते हैं वे रंगहीन तथा सुगंधित गैस होते हैं। यह कैसे होते हैं? रंगहीन तथा गैस की अवस्था में होते हैं। इसके माध्यमिक सदस्य या उच्चतम सदस्य जो होते हैं द्रव और या कह सकते हैं कि सुगंधित द्रव होते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला क्या है, इसके प्राथमिक सदस्य जो होते हैं रंगहीन गैस हैं और उच्चतम सदस्य कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ जैसे कार्बन ही हमारा C17 से ऊपर क्यों ही जाता है कार्बन की संख्या इसमें, तो ऐसे हमारे यौगिक क्या होते हैं कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ यह जो होते हैं रंगहीन तथा सुगंधित द्रव के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। यह इनका जो है पहला गुण होता है। दूसरा गुण होता है कि ये सभी के सभी जितने भी हमारे हैलोएल्केन होते हैं यह सभी रंगहीन तथा मीठी गंध युक्त होते हैं। मीठी गंध युक्त का मतलब इनका गंध जो होता है सुगंधमय होता है। तीसरा गुण इनका होता है कि ये सभी शुद्ध अवस्था में जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि इनके साथ उपस्थित एल्किल समूह जो हैं जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाता है, इसलिए ये जल में अविलेय होते हैं। मोनो हैलोएल्केन हमारे जल में अविलेय होते हैं। चौथा इनका सबसे बड़ा गुण होता है कि इनमें जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं और ये जनक हाइड्रोकार्बनों का जो इनका क्वथनांक होता है अर्थात जिन हाइड्रोकार्बन से यह प्राप्त किए गए हैं, जैसे मान लीजिए मेथेन से हमारा CH3Cl प्राप्त है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त है मेथेन से, तो इसका जनक हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा मेथेन है। अब इसका क्वथनांक जो होगा मेथेन से उच्च होगा, ठीक है। फिर अगला इनका आता है अस्थायित्व की प्रॉपर्टी अर्थात अस्थायित्व का गुण। यह कितना अस्थायी होते हैं, तो मोनो हैलोएल्केन जो होते हैं इनके अस्थायित्व का क्रम हम लिख दे रहे हैं RF। सबसे अधिक अस्थायी होगा क्योंकि यह अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके कार्बन के साथ ध्रुवीय आबंध जो है मजबूती से बनाएगा। इसके बाद से कम अस्थायी हमारा होता है RCl। एल्किल क्लोराइड जो होगा यह कम अस्थायी होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की अपेक्षा कम होती है। फिर तीसरा हमारा होगा RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड, और चौथा जो होता है अस्थायित्व का क्रम हमारा क्या होगा RI एल्किल आयोडाइड जो हमारा हैलोएल्केन होगा। इस रूप में इनके अस्थायित्व का क्रम घटता रहता है। सबसे अधिक अस्थायी हमारे होते हैं एल्किल फ्लोराइड, उससे कम अस्थायी हमारे होते हैं एल्किल क्लोराइड, उससे कम होते हैं एल्किल ब्रोमाइड और सबसे कम अस्थायी कौन होता है एल्किल आयोडाइड। अब आते हैं इनके रासायनिक गुणों को देखते हैं कि मोनो हैलोएल्केन के रासायनिक गुण क्या हैं। तो मोनो हैलोएल्केन मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, तीसरा हमारा होता है अपचयन अभिक्रिया और चौथा होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। सभी का हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर हम आप लोगों को समझा रहे हैं। यह है मोनो हैलोएल्केन के रासायनिक
इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलो एल्केन। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप, पहला होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके फलस्वरूप यह जैसे कि यह एल्कोहल के संश्लेषण में काम आते हैं। अब यह मोनोहैलो एल्केन का जो होता है एल्कोहल के एल्कोहल का संश्लेषण इनके द्वारा किया जा सकता है जब मोनोहैलो एल्केन पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे कि मोनोहैलो एल्केन होते हैं हमारे RX, इस पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH से, क्षारीय हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दें तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए यह क्षार धातु जो है अत्यधिक सक्रियता अपनाता है, इसलिए X के साथ जुड़ करके पोटेशियम हैलाइड बना लेगा और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा ROH अर्थात एल्कोहल प्राप्त करेगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। R के जगह पर हम रखते हैं CH3 और X के जगह पर मान लीजिए क्लोरीन रखें Cl और यह हमारा बना KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका अभिक्रिया कराए तो यह बना CH3OH। यह हमारा क्या प्राप्त हुआ मेथेनॉल और यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड हमारा मुक्त हुआ। फिर हम बोले हैं कि मोनोहैलो एल्केन पर जब हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो हमारे सक्रिय धातु हैं उनके हाइड्रोक्साइडों को जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से X जो है आसानी से Ag से आवंधित होकर के AgX सिल्वर के हैलाइड हमारे मुक्त कर देगा और यहाँ पर बनेगा क्या ROH अर्थात एल्कोहल। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ R के जगह पर हम रखते हैं N बराबर 2 अर्थात C2H5 और X के जगह पर रखते हैं Br और यह है AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बना क्या C2H5OH और यहाँ से हमको प्राप्त हुआ AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड हमारा मुक्त हो गया। दूसरा इनका गुण क्या होता है कि ईथर के संश्लेषण में, ठीक है, एल्कोहल का संश्लेषण करते हैं, दूसरा करते हैं ईथर का संश्लेषण। अब मोनोहैलो एल्केन पर जब हम क्षारीय एल्काक्साइडों से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से हमको ईथर प्राप्त होते हैं। एल्काक्साइड हमारे क्या होते हैं, जैसे मोनोहैलो एल्केन हमारे हैं RX, यहाँ ईथर का संश्लेषण है। मोनोहैलो एल्केन से हम क्या बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं। तो जब हम मोनोहैलो एल्केन पर क्षारीय एल्काक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से हमको ईथर प्राप्त होते हैं और क्षारीय हैलाइड हमारे मुक्त होते हैं। फिर से इस परिभाषा को बता रहे हैं
कि मोनोहैलोएल्केन पर RX है, RX पर क्षारीय एल्काक्साइड अर्थात RO और यहाँ पर N, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम एल्काक्साइड के साथ हम अभिक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ से हमको ईथर प्राप्त होते हैं, जैसे X और यहाँ से N। यह अत्यधिक सक्रिय होने के कारण पॉजिटिव होता है N और X अत्यधिक नेगेटिव होता है, इसलिए NaX हमारा मुक्त हो जाएगा, सोडियम हैलाइड मुक्त होगा और बनेगा क्या, RO और R, अर्थात यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम मोनोहैलोएल्केन पर सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं और सोडियम के हैलाइड हमारे मुक्त होते हैं। इस तरह से हम लोग मोनोहैलोएल्केन से ईथर का संश्लेषण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पर R की जगह पर एथिल समूह लिए C2H5 और X की जगह पर हम Br ले लिए ब्रोमीन, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। को फिर हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड है ना, तो यहाँ पर हम रखते हैं यहाँ पर भी रखते हैं C2H5, R की जगह पर हम क्या लिए, C2H5 एथिल समूह लिए, यह O और N, इसको हम बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड। यहाँ एथिल समूह है, इसलिए इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। के साथ जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा, C2H5O और यहाँ पर C2H5 डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ और यहाँ से NaBr सोडियम ब्रोमाइड हमारा मुक्त हुआ। डाई एथिल प्राप्त हुआ और सोडियम ब्रोमाइड हमारा मुक्त हुआ। अब अगला इनका जो है गुण बताते हैं कि मोनोहैलोएल्केन से एमीन का संश्लेषण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एमीनों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। एमीनों के संश्लेषण में, अर्थात मोनोहैलोएल्केन से हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, हर प्रकार के एमीन का हम संश्लेषण कर सकते हैं। जब हम मोनोहैलोएल्केन पर अमोनिया प्रवाहित करते हैं तो वहां से हमको एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे, एमीन प्राप्त होंगे। जैसे कि मोनोहैलोएल्केन क्या होते हैं, RX और इस पर हम प्रवाहित कर दिए अमोनिया NH3। तब यहां से हाइड्रोजन हैलाइड हमारे मुक्त हो गए, यहां से हाइड्रोजन और यहां से X विस्थापित होकर के क्या बनाएगा, -HX। हाइड्रोजन हैलाइड जो है विस्थापित हो गया और बचा क्या हमारा R NH2, अर्थात यह हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ।
इससे हम चाहें द्वितीयक एमीन बनाना तो फिर अमोनिया को हम प्रवाहित कर दें। प्राथमिक एमीन हमारे प्राप्त हुए, प्राथमिक एमीन पर हम फिर मोनोहाइड्रोएल्केन प्रवाहित करते हैं, मोनोहाइड्रोएल्केन। फिर यहाँ से HX हमारा विस्थापित हुआ और बचा क्या, RNH, और यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हुआ, R। यह हमारे क्या है, द्वितीयक एमीन। इस तरह से फिर इस पर हम मान लीजिए द्वितीयक एमीन पर फिर मोनोहाइड्रोएल्केन प्रवाहित किए, RX2 मोनोहाइड्रोएल्केन को प्रवाहित किए, तो फिर यहाँ से HX बाहर निकला और यह हमारा क्या बना, RN। यहाँ से अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो गया और यहाँ से क्या प्राप्त हुए, तृतीयक एमीन। हम बारी बारी से एक एक करके बता रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो गया है इसलिए यह कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए हम इस चीज को थोड़ा और बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब मोनोहाइड्रोएल्केन पर अमोनिया प्रवाहित किया जाता है, RX पर अमोनिया प्रवाहित किया जाता है अर्थात NH3, तो मोनोहाइड्रोएल्केन से हमारे प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, RNH2, और यहाँ पर हमारा मुक्त हो जाएगा हाइड्रोजन हाइलाइड। एग्जाम्पल इसका रखते हैं, R के जगह पर CH3 और X के जगह पर हम ले लेते हैं Cl, और यहाँ पर अमोनिया हमारा NH3, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3 NH2, यह बना क्या, मेथिल एमीन, और यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा मुक्त हो गया। यह हमारे क्या है, प्राथमिक एमीन प्राप्त हुए। एमीन, हम प्राथमिक एमीनों पर जब पुनः मोनोहाइड्रोएल्केन प्रवाहित कर दें तो हमारे द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। अब प्राथमिक एमीन क्या है, RNH2, इस पर हम फिर पुनः जो है मोनोहाइड्रोएल्केन प्राप्त करा दें, प्रवाहित कराएं, RX मोनोहाइड्रोएल्केन प्रवाहित करें, तो यहाँ से हमको क्या मिलते हैं, द्वितीयक एमीन अर्थात RNH और R, और यहाँ से फिर से HX हाइड्रोजन हाइलाइड हमारे मुक्त हो गए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, R की जगह पर यदि हम रखें CH3 और यहाँ NH2, मेथिल एमीन लिए, और यहाँ पर R और X की जगह पर हम ले लिए Cl, तो यह क्या प्राप्त हुआ, CH3 Cl। यहाँ मेथिल क्लोराइड से हम प्राथमिक एमीन अर्थात मेथिल अमीन पे अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ, CH3N और CH3N, और फिर यहाँ से आकर के H और बचा CH3। यह क्या है, डाईमेथिल एमीन अर्थात द्वितीयक एमीन प्राप्त हुए, और यहाँ से हमारा मुक्त हुआ क्या, HCl। इस तरह से हम फिर से
जो हमारे द्वितीयक एमीन प्राप्त हुए हैं, इनसे हम चाहें तृतीयक एमीन बनाना तो NHR, इस पर पुनः मोनोहैलो एल्केन प्रोवाइड करेंगे RX और बनेंगे हमारे क्या तृतीयक एमीन R C R और R। यह हमारे द्वितीयक एमीन है। यह हमारे क्या है तृतीयक एमीन। तो इसको हमारा हाइड्रोजन हैलाइड में हुआ। यहाँ भी हम R के जगह पर CH3 या CH2 लेकर के अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं।